काफ़ी लोगों की क्वेरीज देखी हैं कि आरटीपीसीआर रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो उसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने शुरू में बोला था कि 2 हफ्ते पहले प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा जापान के अंदर एंटर करने की जो ट्रैवल पॉलिसीज है उनके अंदर क्या क्या चेंज आई है और क्या है लेटेस्ट गाइडलाइन। आज सुबह ही हमारे पेरेंट्स न्यू दिल्ली से पहुंचे हैं यहाँ पे वाया एयर इंडिया फ्लाइट, और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या डॉक्यूमेंट थे, क्या था एंटायर प्रोसीजर, तो वो मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करना चाह रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर दोज पीपल हु वांट टू ट्रैवल टू जापान इन फ्यूचर। तो चलो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं प्रेपरेशन की। प्रेपरेशन आपकी 2 हफ्ते पहले शुरू हो जाती है आपकी डेट ऑफ अराइवल से। एक बार आपके पास अपना वीज़ा और टिकट्स रेडी हो गए, देन यू कैन रजिस्टर योर इंफॉर्मेशन ऑन विजिट जापान वेब नाम की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप ये इंफॉर्मेशन रजिस्टर कर सकते हो। ये वेबसाइट उन लोगों के लिए जो जापान आना चाहते हैं, और इसको यूज़ किया जा सकता है फॉर एग्जांपल क्वारंटीन, उसके बाद इमिग्रेशन एंड कस्टम डिक्लेरेशन के प्रोसीजर्स के लिए। इस वेबसाइट को यूज़ कैसे करना है उसके बारे में मैं नेक्स्ट बताऊंगा, बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी करके रखने हैं ताकि आप जब वो वेबसाइट यूज़ करो उसके अंदर फिल कर सको। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट, दूसरा है टिकट, तीसरा है आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट, एंड फोर्थ वन इज आरटीपीसीआर रिपोर्ट। ये जो फोर्थ है आरटीपीसीआर रिपोर्ट, इसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन है। मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे काफ़ी लोगों की क्वेरीज देखी हैं कि आरटीपीसीआर रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो उसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने 2 वैक्सीन शॉट लिए हैं और एक बूस्टर डोज, तो उस केस में आपको डेफिनेटली आरटीपीसीआर रिक्वायर्ड नहीं है। बट किसी के स्पेसिफिक केस में आरटीपीसीआर रिक्वायर्ड हो सकता है, वो आपको कैसे पता चलेगा वो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। सो प्लीज कीप इट वाचिंग। एक बार आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, उसके बाद आप विजिट जापान वेब के ऊपर जाके इंफॉर्मेशन फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं हाउ टू यूज विजिट जापान वेब। इसको देखो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला ट्रैवलिंग करने से पहले बिफोर ऑन बोर्डिंग, और दूसरा जब आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हो जापान में, बिफोर ऑन बोर्डिंग फ्लाइट टू जापान। इस पार्ट में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने विजिट जापान वेब के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट करना है, और उसके लिए आपको एक कोई भी ईमेल आईडी चाहिए, जीमेल या किसी भी डोमेन की ईमेल आईडी से आपने अकाउंट क्रिएट करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करना है। बाकी सब लोगों की इंफॉर्मेशन भी आपने रजिस्टर करनी है जो आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेप में आपने आपका जो अराइवल का स्केड्यूल है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। और यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर आपको अराइवल प्रोसीजर के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो फिल करनी है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अराइवल प्रोसीजर के लिए आपको सबसे पहले क्या है, क्वारंटीन की इंफॉर्मेशन फिल करनी है, दूसरा आपको इमिग्रेशन, और तीसरा है आपका कस्टम डिक्लेरेशन। जो क्वारंटीन वाला सेक्शन है उसके अंदर आपको आपकी जो वैक्सीन है उसकी डिटेल्स पूछते हैं, कौन सी वैक्सीन लगवाई, कब लास्ट शॉट लगवाया था, थर्ड बूस्टर डोज कब लगवाया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। उसके बाद आपको बोलते हैं कि अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करो। ठीक है जी। ये सब करने के बाद मैंने शुरू में बोला था कि 2 हफ्ते पहले प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जितना जल्दी हो उसके मतलब जो अराइवल डेट से 2 हफ्ते पहले, मतलब वेट मत करो कि अराइवल डेट है तो एक दिन पहले आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हो। बेटर टू फिल दिस इंफॉर्मेशन इन एडवांस। उसका बेनिफिट क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 शॉट लगवाए हो या फिर आपने 3 शॉट लगवाए हैं, बट आपका जो तीसरा जो बूस्टर डोज है, आई डोंट नो, मे बी कोई ऐसी वैक्सीन है जो जापान अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप वहाँ पे फिल करते हो, उसका आपको रिव्यू करके वो रिजल्ट देते हैं। ठीक है, अगर उसमें अगर वो सेटिस्फाई है कि ठीक है आपने 3 डोज ले रखे हैं तो आपको आरटीपीसीआर रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आरटीपीसीआर रिक्वायर्ड होगा तो वो आपको एडवांस में बता देंगे कि जी 72 आवर्स अराइवल से पहले अपना आरटीपीसीआर करवा लेना। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इसके अंदर विजिट जापान वेब के अंदर इंफॉर्मेशन एडवांस में फिल करो। ठीक है, जब वो रिव्यू करके आपको रिजल्ट दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स के केस में आरटीपीसीआर रिक्वायर्ड नहीं था,
तो वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो क्वारंटीन वाली स्क्रीन है जो उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो उससे कंफर्म है और नीचे आ जाता है आरटीपीसीआर रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू फिल ऑल द इंफॉर्मेशन इन एडवांस। सेकंड है इमिग्रेशन की इंफॉर्मेशन। ये जो जापानीज लोग हैं या फिर री एंट्री का जिनके पास परमिट है उनको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन लोगों को भी जो क्वारंटीन और कह लो कि कस्टम डिक्लेरेशन है वो तो फिल करना होगा। इमिग्रेशन का जो क्यूआर कोड जनरेट होगा उसके ऊपर जो स्ट्रिप होगी वो येलो कलर की है। बेसिकली इन्होंने हर एक क्यूआर कोड के ऊपर एक स्ट्रिप दी हुई है ताकि डिफ्रेंशिएट किया जा सके कौन सा क्यूआर कोड किसके लिए। तो येलो स्ट्रिप वाला जो क्यूआर कोड है वो है इमिग्रेशन के लिए। नेक्स्ट है आपका कस्टम डिक्लेरेशन। कस्टम डिक्लेरेशन भी आपका जो क्यूआर कोड जनरेट होगा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद उसका कलर होगा लाइट ब्लू या फिर आप कह सकते हो स्काई ब्लू। एक यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप अकेले ट्रैवल नहीं कर रहे, आपके साथ कोई और भी ट्रैवल कर रहा है, तो उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको प्रॉपरली फिल करनी है। इमिग्रेशन की, क्वारंटीन की और कस्टम डिक्लेरेशन की, तीनों इन्फॉर्मेशन उनकी भी आपको फिल करनी है और उनके सेपरेट क्यूआर कोड जनरेट होंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी टाइमली और आपको आ गया कि आपका क्वारंटीन का भी रिव्यू कंप्लीट हो गया, आरटीपीसीआर फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड नहीं है, और आपका कस्टम का भी क्यूआर कोड कस्टम डिक्लेरेशन का भी क्यूआर कोड जनरेट हो गया और इमिग्रेशन का भी क्यूआर कोड जनरेट हो गया, उसके बाद आप बिना किसी टेंशन के ट्रैवल करो, जापान एयरपोर्ट पहुंचो, फॉर एग्जांपल नरीता या फिर हनेदा, कहीं पे भी, ठीक है। वहाँ पे फिर जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ईजी है। एक बार आपने ये सारा कुछ हो गया, आपने एयरपोर्ट पे सबसे पहले आपका क्वारंटीन वाला सेक्शन आता है। वहाँ पे आपने जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी थी, ठीक है, क्यूआर कोड जनरेट नहीं होते, इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि क्यूआर कोड शो करना है, बट क्यूआर कोड जनरेट नहीं होते। तो आपने सिंपली क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन फिल करी थी उसके अंदर रिव्यू कंप्लीट करके है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो स्क्रीन आपने वहाँ पे दिखानी है और वो देख के ओके कर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट फिर आपने जाना है इमिग्रेशन के। इमिग्रेशन पे आपने येलो स्ट्रिप वाला जो क्यूआर कोड है वो उनको दिखाना है, ठीक है। वहाँ पे उस क्यूआर कोड रीड करके आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली उनके सिस्टम में शो हो जाएगी और आपका पासपोर्ट लेके फिंगरप्रिंट लेके आपको स्टैंप लगा के एंट्री करवा देंगे। उसके बाद जो जो कस्टम डिक्लेरेशन है वहाँ पे फिर आपने स्काई ब्लू कलर का जो क्यूआर कोड है वो शो करना है और आपका वहाँ पे कस्टम क्लियर हो जाएगा। ये है जी एंटायर प्रोसेस। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो विजिट जापान वेब के अंदर इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, इसमें ये है, ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रैवल कर रहे हैं वही, कोई और भी उनके बिहाफ पे कहीं पे भी वर्ल्ड में बैठ के इन्फॉर्मेशन फिल कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में पेरेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन मैंने फिल करी थी, तो मैंने उनके साथ सिर्फ क्या था कि स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए और वो उन्होंने यहाँ पे एयरपोर्ट पे आके दिखा दिए, दैट्स इट। सेकेंड, दिसंबर 30 के बाद अगर आप चाइना में पिछले 7 दिन रहे या फिर वाया चाइना आप आ रहे हो, मतलब इंडिया से चाइना और चाइना से डायरेक्ट फ्लाइट लेके जापान आ रहे हो, उन दोनों केसेस में जब आप जापान पहुंचोगे आपको यहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। मतलब वो आपको ऑन अराइवल टेस्ट करेंगे आपका। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जेनरिक है बट आई वुड लाइक टू मेंशन हेयर, क्योंकि मैंने जो हमारे इंडियंस इन जापान फेसबुक ग्रुप है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ पे कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग पूछते हैं कि कोई इंडिया से ट्रैवल कर रहा है तो पूछो कि क्यों, वो कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं तो उनको कंपनी हो जाएगी। मैं समझ सकता हूँ कि क्यों वो कंपनी के लिए बोलते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स मोस्टली फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उस केस में कि कैसे कहाँ पे जाना है इमिग्रेशन के लिए, कहाँ पे कस्टम के लिए जाना है, तो उन चीज़ों के लिए वो चाहते हैं कि कोई साथ में हो तो हेल्प हो जाती है। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, जब आप टिकट्स बुक करते हो ना तो टिकट्स में वहाँ पे होता है कि व्हील चेयर असिस्टेंस आपको चाहिए कि नहीं, उसको टिक कर दिया करो। तो आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे एंटर करते ही व्हील चेयर असिस्टेंस मिल जाती है और उसके बाद जब आप जापान उतरते हो तो यहाँ पे भी। इसके देखो
एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि हमारे पेरेंट्स ओल्ड एज हैं, तो उनको थकावट नहीं होती क्योंकि बहुत चलना पड़ता है हमें ना एयरपोर्ट के अंदर, तो एक तो वो हेल्प होगी। सेकेंडली, प्रायोरिटी क्यू के अंदर उनको लेके जाया जाता है, तो इसलिए जो पूरा प्रोसेस है वो फास्टर हो जाता है। तो जी ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी उन लोगों के लिए जो जापान एंटर करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर अपकमिंग मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस अबाउट लाइफ इन जापान। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @IamVikasdeep Singh। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।